जो है वो पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति को पढ़ेंगे। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, भार। भार किसको कहेंगे? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण उस वस्तु का भार कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु या पदार्थ को द्रव्यमान कहेंगे। किसी वस्तु या पदार्थ के जो परिमाण होगा या पदार्थ को द्रव्यमान कहेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है और इसे m से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि भार और द्रव्यमान दोनों बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है भार और द्रव्यमान में। तो भार और नेक्स्ट रहेगा द्रव्यमान, इसके बीच का अंतर पढ़ेंगे। भार में जो होता है पृथ्वी का आकर्षण बल काम करता है, और लेकिन द्रव्यमान में पदार्थ का परिमाण काम करता है। नेक्स्ट है इसका मात्रक, भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान को किग्रा में व्यक्त करते हैं। थर्ड है भार जो है एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। फोर्थ पॉइंट, भार में वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, माने अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता है। तो मुख्यतः 4 पॉइंट का अंतर समझेंगे। इसमें आकर्षण बल होता है, इसमें परिमाण होता है, इसमें इसका मात्रक न्यूटन है, इसका किग्रा है। ये भार सदिश है, द्रव्यमान अदिश है। ये भिन्न भिन्न स्थानों पर चेंज करता है, ये लेकिन एक समान रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ेंगे दूरी एवं विस्थापन। दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे? तो दूरी एवं विस्थापन के अंतर्गत प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। देखने में लगता है कि दूरी और विस्थापन या बोलने में कि दोनों सेम ही है, लेकिन इन दोनों वास्तविक रूप से अगर समझा जाए तो अलग अलग होता है। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसके मतलब क्या समझेंगे कि अगर ये एक यहां से कोई आदमी है जो चल करके ये जाता है इधर और फिर यहां जाता है, तो ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये जो हो जाएगा दूरी अगर इसका पूछे तो दूरी बराबर 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा। लेकिन अगर कुल दूरी को जो कुल डिस्टेंस तय करता है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर विस्थापन किसको कहेंगे तो विस्थापन जो होगा जो इसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा यहां से ये हो जाएगा। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस का जो मैथमेटिकल नियम है वो कहता है कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो करने पर हमें 9 + 16 25 का अंडर रूट हमें 5 आएगा। तो जो विस्थापन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और दूरी जो हो जाएगा वो हमें 7 हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन का अंतर समझ लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट, दूरी जो होता है कुल तय किया गया डिस्टेंस, और विस्थापन जो होता है उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। नेक्स्ट है
चली गई दूरी केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ दिशा भी होता है। यानी दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण, लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद परंतु वस्तुतः अंत्य अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे एक यहां से कोई चल करके और फिर यहीं पहुंच जाता है, मान लो कि कुल दूरी जो है वो ये 10 किलोमीटर का, ये जो सरकमस्टांस है, इसका परिधि जो है वो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 10 किलोमीटर होगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जो शॉर्टेस्ट दूरी, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और लास्ट पॉइंट भी यही है। तो यानी यहाँ पे विस्थापन जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, और दूरी जो हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यही सेकंड पॉइंट यही कहता है कि दूरी जो हो जाएगा वो पूरा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शून्य हो सकता है। तो इसे कहने का तात्पर्य जो था बस इतना ही था सेकंड पॉइंट का। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे चाल एवं वेग। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है? तो चाल और वेग को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। चाल और वेग, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई में चली गई दूरी है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, जैसे कि 10 मिनट में कितना किलोमीटर चला, तो वही चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना? 10 किलोमीटर चला, और मान लीजिए कि वो 5 मिनट में जाता है। 10 किलोमीटर जो चल रहा है वो 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है तो 1 घंटा में होगा। तो ये 5 जो आ जाएगा हमारा, 5 जो 2 5 10, यानी 5 जो हमारा चाल आ जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी हो गया और 2 घंटा समय हो गया। तो इकाई समय में, तो एक यहाँ पे इकाई निकालना है, कितना चलेगा। तो 1 का मान अगर निकालेंगे तो 1 घंटा माने कितना स्पीड से जाएगा, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इकाई बोला है, हमेशा 1 पे निकालेंगे। मान लीजिए जब 50 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, तो 1 का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं इकाई, तो 10 × 5 = 50, यहाँ पे 5 kmph आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इकाई समय में जो चली गई दूरी होता है, इकाई समय में जो चली गई दूरी हमेशा चाल कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तुतः वेग इसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर है? वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, लेकिन और इसमें दिशा नहीं होती, लेकिन वेग में जो है वो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो वेग जो होगा सदिश राशि और चाल अदिश राशि। वेग जो होगा क्या होगा? वेग सदिश राशि और चाल क्या हो जाएगा? वो अदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण किसी वस्तु के त्वरण के समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन, मेन यही है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब कि वेग में परिवर्तन क्या होता है? मान लो कि अभी 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, फिर चेंज कर दिए, फिर 10 किलोमीटर के स्पीड से चले, फिर 15 के चले, फिर 8 किलोमीटर से चले। तो ये बीच बीच में बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन होना। तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। मान लो कि एक पहला वेलोसिटी v1, दूसरा v2 और समय जो होगा t, तो वेग में परिवर्तन, तो जो चेंजिंग होगा, जो घट कर, यही हो जाएगा त्वरण। तो इस प्रकार से हम लोग त्वरण को
समझें। नेक्स्ट है त्वरण इक्वल टू क्या। त्वरण इक्वल टू अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटा समय। जो मान लिया जाए शुरू में 5 किलोमीटर पर घंटा से गए, लास्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जो 10 - 5 और कितना समय में गए हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि 2 घंटे में गए हैं, 2 हो गया, 10 में से 5 इक्वल टू 5, यानी 5/2 यानी 2.5 जो हो जाएगा इसका त्वरण हो जाएगा। और त्वरण का जो मेन मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक है। यहां तक क्लियर है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, वेग, विस्थापन, चाल, दूरी, त्वरण, ये 5 चीज को हम लोगों ने देख चुके हैं। द्रव्यमान को भी पढ़ने हम लोग, भार को भी पढ़े हम लोग, तो इतना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति नियम, जो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल रिपीटेड करता है ढेर सारे एग्जामों में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। ये क्या है, पिंड अथवा वस्तुओं के गति का वर्णन करते हुए न्यूटन ने अपने 3 नियम दिया, माने 3 नियम न्यूटन का दिया है। न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्धि परिभाषा देते हैं। वस्तु पर लगाए गए बल, उसके द्वारा प्राप्त की गई गति अवस्था के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्था में ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल में सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर क्या हो, कोई अलग का बल ना लगाया जाए। तो ये हम लोग 9th-10th में भी पढ़े थे बहुत बार। तो ये क्या है, कोई वस्तु अगर आराम से बैठा हुआ है तो वो सही रहेगी, अगर कोई चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। इसी को मेन मोटा मोटी कहेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे समझ लेंगे, मान लीजिए कि कोई बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई व्यक्ति एक गाड़ी में जा रहा है बैठे हुए, और ये 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है kmph से, तो ये कंटिन्यू इसी स्पीड से जाता रहेगा। अगर ये ब्रेक लेगा तो कई बार पूछता है गाड़ी में अचानक ब्रेक लेने पर आगे की ओर झुक जाता है, कौन से गति का नियम है। तो सीधा आंख मूंद करके आप न्यूटन का गति का प्रथम नियम आप टिक कीजिएगा। तो ये सब जो रहा इसका मेन न्यूटन का गति का प्रथम नियम का कारण है। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, इनर्शिया भी बोलते हैं या जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। तो हम लोग पढ़ें कि जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं करेगा फर्स्ट नियम में, तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। गति में परिवर्तन होने पर अर्थ है वस्तु में त्वरण की उपस्थिति होने से है, किसी वस्तु पर बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होगा। प्रयोगों द्वारा देखा गया है किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु के बल की दिशा उत्पन्न त्वरण के a के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर इसमें ma हमें मिला, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण कहेंगे। तो हमें जो यहां से एक F यानी बल का जो परिभाषा मिला वो किस नियम से मिला, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें मिला। परिभाषा जो मिला, हमें बार बार पूछता है कि बल का परिभाषा किस न्यूटन के गति के नियम से मिलता है, तो बल का परिभाषा जो मिलता है वो हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। क्लियर है। इस समीकरण को न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अभी जस्ट हम बताएं कि जो ये परिभाषा मिला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और बल का जो ऐसा ही मात्रक वो न्यूटन है। 1 न्यूटन वह बल जो 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर 1 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण कहता है। न्यूटन गति के तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर इक्वल विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्लियर है? पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया, माने यानी कि क्रिया के बराबर क्या होगा? प्रतिक्रिया। तो इसको क्या कहेंगे? न्यूटन का तीसरा गति नियम कहेंगे। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि कोई बल्लेबाज बैट्समैन जो है के सामने कोई बॉलिंग करता है तो बॉलिंग करने वाला वो पहला क्रिया हो गया, और उसी के विपरीत जो वो बैट चलाया बॉल के दिशा में और वो जो बॉल बाउंड्री के पार अगर चली गई तो वो प्रतिक्रिया हुआ। तो इस प्रकार कई न्यूटन के गति के तृतीय नियम से बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किए हैं कि क्रिया के प्रतिक्रिया के कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, यानी मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होगा वही हमें क्या मिल जाएगा? संवेग हो जाएगा। क्लियर है? यहां से है भी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। पी से डिनोट करते हैं संवेग को, द्रव्यमान को एम से, वेग को वी से। संवेग एक क्या है? संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। जो भी गतिमान वस्तु है, जैसे ट्रेन ही क्यों न हो, क्लियर है? ट्रेन अगर चल रहा है तो इसमें क्या, ट्रेन का वजन भी है और स्पीड भी है। तो जिसमें वजन हो और स्पीड दोनों हो, स्पीड मतलब कह सकते हैं वेग, और वजन को यानी द्रव्यमान कह सकते हैं, तो ये दोनों अगर जिसमें हो रहता है तो उसको संवेग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन क्या होता है। संवेग में परिवर्तन किसे कहेंगे? तो संवेग परिवर्तन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हम लोगों ने न्यूटन के तीनों गति नियम को पढ़ लिया। नेक्स्ट संवेग के में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा वो संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही लगता है, बल के दिशा में ही लगता है। अभी पढ़े तभी कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि है, यहां ध्यान दीजिए। और संवेग का ऐसा मात्रा किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम के रूप है। स्पष्ट है कि बल जो है एक्सपोनेंशियल संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है। क्लियर है? एम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इसका संवेग जो होगा mu होगा। t समय तक इस वस्तु पर f कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु का अंतिम संवेग mv है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? mv माइनस mu। इसके कहने का मतलब समझ रहे हो? mv माइनस mu मतलब कि व्हाट, क्या? तो mv माइनस mu का मतलब है कि एक तो वजन हो गया, m से डिनोट करता है द्रव्यमान के साथ साथ जो पहला स्पीड हो गया, मान लीजिए कि पहला ये लास्ट स्पीड है और u मतलब पहला स्पीड, तो लास्ट स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटा होगा और सेम m के साथ इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड जो होगा वो 50 के होगा। तो ये जो हो जाएगा ये संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे m मान लीजिए कि कोई 1000 केजी का वस्तु को 80 के स्पीड से ले जाया गया और यहाँ सेम 1000 केजी के वस्तु का 50 के स्पीड से ले जाएगा, तो इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए, संवेग में परिवर्तन। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसका देखेंगे f एक्सपोनेंशियल टू mv माइनस mu बटा t। ये संवेग परिवर्तन को ही दर्शा रहा है, जो f बराबर यहाँ पे लास्ट में k a में देता है।
एसआई मात्रक में स्थिरांक k का मान 1 होता है। F बराबर 1 इंटू एम इंटू ए, यानी F इक्वल टू एम ए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम भी इसे कहते हैं। क्लियर है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? दो अथवा दो से अधिक पिंड के समुदाय पर कोई बाह्य कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त वेग स्थिर वेग बना रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य। कार्य क्या होता है? तो कार्य जो होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया जाता है तो क्रिया संपन्न होती है, उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक दीवार है, क्लियर है, इस पर आप कितना भी ताकत यहां से लगा लीजिए, तो अगर दीवार में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, तो ये हमें कार्य नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पर जो है, अगर मान लीजिए कि कोई टेबल इत्यादि रखा है और इसको यहाँ से चेंज करके जो है कोई वस्तु को कोई व्यक्ति द्वारा यहाँ से चेंज करके दूसरे जगह रख दिया जाता है, तो यहाँ पे कार्य किया गया। तो ये जब तक ला उसके स्थान में यहाँ से कोई दूसरा चेंजिंग ना हो जाए तो उसे कार्य नहीं कहेंगे। कार्य इक्वल टू होता क्या है? F इंटू एस। कार्य को W से डिनोट किया जाता है और F मतलब फोर्स, S मीन्स समय। तो कार्य बराबर F इंटू एस होता है। F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसे थीटा कोण पर बना रहता है। इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कार्य से रिलेटेड। जैसे कार्य इक्वल टू होता है यहाँ पे F cos थीटा इंटू एस। F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक अदिश राशि है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्य क्या है? कार्य में जो होता है वो उसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। तो इसका मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 जूल बराबर होगा न्यूटन मीटर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्य भी पढ़ लिए हम लोग, न्यूटन का तीनों गति का नियम पढ़ लिए, संवेग, संवेग का परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति या समर्थ किसे कहेंगे? शक्ति या समर्थ। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को समर्थ कहेंगे। क्लियर है? किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को समर्थ कहेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय। कोई कर्ता और कार्य इक्वल टू क्या होता है? कार्य को W से F इंटू एस। तो इस प्रकार सबसे पहले कार्य निकाल लेंगे, फिर उसके नीचे T, तो F इंटू एस बटा टी भी से कह सकते हैं। या शक्ति बराबर W बटा T। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड कैसे हुआ? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड कहने का मतलब जूल बटा सेकंड ही कहते हैं। और शक्ति को जो है हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति को हम लोग वाट भी कहते हैं। शक्ति को क्या बोलते हैं? वाट, वाट बोलते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है एनर्जी किसे कहेंगे? किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। यह एक अदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक इसका जूल होता है। नेक्स्ट है, तो ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा आते हैं इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नेक्स्ट MCQs देखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जब किसी पिंड को यांत्रिक ऊर्जा कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, 2 प्रकार की होती है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा निकल जाता है। तब गतिज ऊर्जा को समझेंगे क्या होता है। वह ऊर्जा जिसमें किसी वस्तु के में उसकी गति के कारण होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m की ग्रह चाल मीटर प्रति सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें m दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, पूछेगा काइनेटिक एनर्जी निकालिए।
या इसमें द्रव्यमान निकालने बोल देगा, इसमें आपको वेलोसिटी दे देगा और काइनेटिक एनर्जी दे देगा, एम निकालने बोलेगा। तो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड जो फार्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। क्लियर है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए, इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में संचित रहता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे कई बार पूछता है ना कि घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसमें वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रिलेटेड आ जाएगा। फिर खींचा हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा होता है, जो प्रत्यास्थ, जिसमें खिंचाव हो, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो कई क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा से पूछे जाते हैं और गतिज ऊर्जा से भी पूछे जाते हैं। और अगर यांत्रिक ऊर्जा पूछ दे तो गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए और स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए और इन लोग को जोड़ दीजिए, इन दोनों को, यांत्रिक ऊर्जा हमें मिल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है PE बराबर mgh, जहां m जो है द्रव्यमान है, g तो गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 आप हमेशा जानते हैं, h जो होता है ऊंचाई। तो बहुत बार पूछा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा को आप निकालिए। क्लियर है। तो अब हम इससे रिलेटेड जो MCQs है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे।